की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एनवायरनमेंट के टॉप 30 क्वेश्चंस, यानी 30 क्वेश्चंस आपके एग्जाम को काफी हद तक कुछ तय कर देंगे। तो भैया इन क्वेश्चंस को करेगा और मजे मजे में सारे क्वेश्चंस को धुआं धुआं कर दीजिएगा। हर बहन हर भाई के परिवारों को जय हिंद, वंदे मातरम। चलते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं भैया क्या होने वाला है। हाँ, स्टार्टिंग में एक चीज और आपको बता देते हैं, आपको स्कोर बहुत अच्छा करना है। स्टार्टिंग में आपको 4 से 5 क्वेश्चन हो सकता है, मे भी सरल लग सकते हैं। हमने ऐसी इस वीडियो को बनाया है, इस तरीके से इस वीडियो को यहाँ पर बनाया है कि आपको लास्ट में कुछ क्वेश्चन, लगभग 7 से 8 क्वेश्चन पैडागोजी भी सम्मिलित करा है और कॉन्सेप्ट भी बेहतरीन तरीके से क्लियर करा है, ठीक है ना। तो इसलिए हर बहन हर भाई एक जगह बैठ जाना है और वही बात कि क्वेश्चंस को उड़ाना स्टार्ट करना है। पहला क्वेश्चन देखिएगा, हमारे शरीर के किस अंग के द्वारा अमोनिया को यूरिया में बदला जाता है। हमने इसको बहुत अच्छी तरीके से डिफाइन करा था अपने कॉन्सेप्ट की क्लास में। हमने कहा था कि जब भी शरीर की बात करें, अमोनिया की बात करें, यूरिया की बात करें, तो आप क्या लगाते हो, यकृत, वृक्क और फेफड़े हृदय में से तो आप यकृत लगाते हो। यकृत को हम लीवर कहते हैं और लीवर को हम जिगर भी कहते हैं, ये भी याद रखिएगा, 2-3 नाम होते हैं इसके, ठीक है। अगर हम बात करें क्वेश्चन नेक्स्ट आपका बनता है, कहता है कि ये बताओ ज्वाइंटिस जो आपका होता है, यानी आप में जो अगर पीलिया रोग होता है तो वो किसको अटैक करता है, तो वो भी हमारा किसको करता है, यकृत को करता है, लीवर को करता है, जिगर को करता है, ठीक है। और एक और क्वेश्चन पूछता है कि विटामिन ए का शरीर में कहां पर संग्रहण होता है, तो वो भी हमारा यकृत में ही होता है। तो भैया जबरदस्त कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चन का पूरा निचोड़ आपको यहां पर मिलता है। हर बहन हर भाई चैनल पर अगर नया है तो कोई सब्सक्राइब कर ले। अपना परिवार गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी है, टेंशन लेने की बात ही नहीं है। यहाँ पर आपके लिए फ्री क्लासेस आपको प्रोवाइड होती है, कोई पेड कोर्सेज की बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। हाँ जी, हर स्टेट का बच्चा यहाँ पर अगले साल सिलेक्शन लेगा, इसलिए कोई भी क्लास सुबह 11 से लेकर रात के 11 बजे तक मिस नहीं होनी चाहिए। चैनल को प्रेस कर दो, चाहे चैनल के बटन पर, सब्सक्राइब वाले बटन पर बैठ जाओ, मुझे नहीं पता, सब्सक्राइब होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सी धातुएं चुंबक से आकर्षित होती हैं। ध्यान देना, यहाँ से 2 क्वेश्चन बनते हैं। अब देखो, एक तो क्वेश्चन आप ये नॉर्मल तरीके से आप मार सकते हो, यानी धातुएं वो होती हैं जो लौह की बात करते हैं, कुछ अलौह धातुएं होती हैं। 2 पार्ट में बांटा गया है, एक लौह धातु, एक अलौह धातु। तो यहां पर देखें तो राइट आंसर तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लेकिन अगर यहां पर एल्यूमिनियम होता तो आप क्या करते हो, और यहां अगर पूछते तक आकर्षित नहीं होती हैं। 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बिल्कुल सेम क्वेश्चन यही आते हैं, याद रखिएगा। अगर आपसे कहें निम्नलिखित में से कौन सी चुंबक धातु नहीं है, तब आपका आंसर क्या होगा, तब आपका आंसर हो जाएगा एल्यूमिनियम, ठीक है। जब आपसे पूछे कौन सी है, तो ये सभी धातुएं क्या होती हैं, चाहे फेरस की बात हो, एफी की बात हो, ये भी लोहा है ना। तो अगर हम बात करें, सारी आकर्षित होती हैं। एल्यूमिनियम अनचुंबकीय पदार्थ में आता है, किसमें आता है, नीचे कमेंट करो, ठीक है ना। चुंबकीय नहीं होता, ये क्लियर है, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 3 ये है, निम्नलिखित में से कौन सी स्वस्थ अस्थियों के लिए आवश्यक है। हमने आपको कई बार एग्जाम में बताया हुआ है, 3-4 क्वेश्चन हो सकता है, मैं भी सिंपल लगे, मैंने पहले बताया है, लेकिन आगे आने वाला कॉन्सेप्ट बहुत बेहतरीन है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इस विटामिन डी का रासायनिक नाम बहुत पूछा जाता है। कहता है कि इस विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल होता है, इसका सी से एस्कर्बी होता है, जिसका एस्कॉर्बिक एसिड होता है रासायनिक नाम। ई का बताएं तो ई का होता है टोकोफेरॉल रासायनिक नाम होता है, और के का होता है फिलोक्विनिन रासायनिक नाम होता है, ठीक है। ई से आपका हो जाता है बांझपन, के से आपका हो जाता है आपका रक्त का थक्का नहीं जमता है, स्कंदन नहीं जम होता है, और सी से स्कर्बी, और डी से हो जाता है अस्थि रोग यानी रिकेट्स बोलते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चंस का निचोड़ बहुत सुपर फास्ट वीडियो में आपको यहाँ पर प्रोवाइड होता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, सिंपल क्वेश्चन है, आपने करा होगा, ठीक है। और हमेशा यूपी वाले क्वेश्चंस में ये तीन बार लगभग जो है रिपीटेड है। एक बार मध्य प्रदेश में रिपीटेड है और राजस्थान में हो सकता है अगले बार ये आ जाए, ठीक है। तो बिहार वाले बच्चे जितने भी हैं, सीजी टेट वाले सारे बच्चे यहाँ पर, हरियाणा पंजाब वाले देख ले इस चीज को। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। अंबाजी मेला देखो गुजरात में लगता है। क्वेश्चन देखो, एक भी आपसे पूछ सकता है कि ऐसे पूछ सकता है कि अंबाजी मेला का मतलब किस राज्य से संबंधित है। तो याद रखना है कि अंबाजी मेला जो है ना, वो आपका कहाँ लगता है सर जी, गुजरात में होता है, ठीक है, गुजरात में होता है। और माघ मेला आपका यूपी में होता है, जिसको हम प्रयागराज कहते हैं। बेड़ेश्वर मेला राजस्थान में होता है, और नैना देवी मेला जो है आपका असम में ना होकर कहां होता है, हिमाचल प्रदेश में होता है, ठीक है। तो राइट आंसर ए हो जाए, ये बी हो जाएगा, क्योंकि नहीं है वाला पूछा था, असम में नहीं होता है। एक और चीज बताएंगे, यहां पर बेड़ेश्वर मेला जो राजस्थान की बात कर रहा है ना, यहां पर क्या होता है सर जी, इसके बारे में आपको पता है कि राजस्थान के डूंगरपुर जिले का प्रसिद्ध मेला है, जिसमें जिले के आदिवासी बड़ी संख्या में भाग लेते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। बहुत अच्छे राजस्थान वाले जितने बच्चे हो इसके बारे में और ज्यादा नॉलेज दे। तो राइट आंसर फिलहाल ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे। आप देखो, यहां से क्वेश्चन बनता है आपका, यहां से आपका 2 क्वेश्चन बनेंगे, ध्यान दीजिएगा, 2 क्वेश्चन बनेंगे। एक आपका बनेगा किताब से, और एक आपका बनेगा इस देश का नाम। एक और बनेगा, मैं आपको बताता हूं। अल बरूनी जिस देश से आया था उसका नाम क्या था। अल बरूनी जिस देश से आया था उसका नाम क्या था।
उज्बेकिस्तान हो जाएगा क्या? उज्बेकिस्तान हो जाएगा क्या? बिल्कुल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब देखो उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है, दिमाग में आया तो ताशकंद हो जाएगा। ठीक है, हम आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे, ओमान की राजधानी क्या होती है? ओमान की राजधानी है मस्कट है। ठीक है, ओमान की राजधानी मस्कट है। बांग्लादेश की राजधानी और अफगानिस्तान की राजधानी आपको कमेंट करनी है। इसके साथ ही साथ एक और क्वेश्चन आता है कि अलबनूनी से एक फैक्ट आता है, कहता है किताब, ध्यान दीजिएगा, किताब उल हिंद, उल हिंद किसने लिखा? सभी लिख लें इस क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट है। किताब उल हिंद किसने लिखा है? तो अलबरूनी ने लिखा है, जो उज्बेकिस्तान से आया था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किताब उल हिंद किसने लिखा है? जैसे अगर हम इंडिका की बात करते हैं, मेगास्थनीज की बात आती है, रहेला की बात करते हैं तो आपका मोहम्मद बिन तुगलक की बात आती है क्या? नहीं, इब्न बतूता की बात आती है। मोहम्मद बिन तुगलक तो उसका शासक था। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत सिंपल है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? हम कहते हैं कि संसद की बात करते हैं, संसद की बात करते हैं तो संसद में क्या होता है? संसद में होता है आपका राज्यसभा होती है, लोकसभा होती है, आपकी प्रेसिडेंट की बात होती है। ठीक है, ये तीनों चीजें होती हैं तब संसद का निर्माण होता है। फिलहाल ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। जब भी राज्यसभा एक उच्च सदन है, ये अलोकप्रिय सदन भी है। ठीक है, अलोकप्रिय सदन है, इसको हम अलोकप्रिय, लोकप्रिय सदन आपका कौन सा है? लोकसभा है, लोगों का सदन, यानी लोकसभा निम्न सदन। ठीक है, तो ये आपका कैसा है? ये आपका स्थायी सदन भी रहता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर है। यहां पर अगर लोकसभा होता तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाता। फिलहाल ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। हाँ, एक और चीज आपको बता देते हैं कि लोकसभा में जो आपके 2 सदस्य मनोनीत होते हैं वो आंग्ल भारतीय समुदाय के होते हैं, और राज्यसभा में जो 12 सदस्य होते हैं वो होते हैं कला, साहित्य, विज्ञान, है ना, इत्यादि इत्यादि क्षेत्रों में होते हैं। तो बिल्कुल डरने की बात नहीं है, टेंशन लेने की बात नहीं है, मुझे पता है आप उड़ा दोगे क्वेश्चन एग्जाम में अगर आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे। कह रहा सर जी, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि अगर आपका एक नॉर्थ गोलार्ध है और एक आपका दक्षिणी गोलार्ध है तो सबसे लंबा दिन आपको बताना है इस वाले गोलार्ध में। इस वाले गोलार्ध में सबसे लंबा दिन तभी होगा क्योंकि 0 डिग्री की बात ये होती है, और विषुवत रेखा जो आपका ऊपर वाली है उसके नीचे, अगर उसके ऊपर की बात करें तो ये हो जाती है कर्क रेखा। ठीक है, उसके ऊपर वाली कर्क रेखा जो नॉर्थ गोलार्ध में होती है, उसके नीचे वाली जो मकर रेखा होती है ये दक्षिणी गोलार्ध में होती है, जो ऑस्ट्रेलिया की बात करता है ना। तो यहां पर जब भी सूर्य की किरणें लंबवत पड़ेंगी, जब भी सूर्य की किरणें लंबवत पड़ेंगी तो वो दिन होगा सबसे बड़ा 22 दिसंबर होगा। क्या हो जाएगा सर जी? 22 दिसंबर। और इसका अगर उल्टा पूछा जाता तो भैया क्या हो जाता? तो भैया जून में हो जाता, 21 जून होता। कमेंट करके फटाफट बताएगा अगर कर्क रेखा की बात होती। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अच्छा, अगर एक और क्वेश्चन आपसे पूछ दें, एक और क्वेश्चन आपसे मैं पूछता हूं कि मुझे ये बताओ कि पृथ्वी पर दिन और रात बराबर कहां होते हैं? ये आपकी कर्क रेखा है, ये आपकी विषुवत रेखा है, बी नाम दे देता हूं। ठीक है, और ये आपकी होती है मकर रेखा। ठीक है, हाँ जी, इसको वी नाम दे देता हूँ। ठीक है, टेंशन मत लेना, हमने ऐसे ही नाम दे दिया, नहीं तो आपको कि सर जी ये नाम नहीं होते हैं। ये कर्क रेखा है, ये विषुवत रेखा 0 डिग्री कहते हैं, ये 23.5 डिग्री 23.5 जो है नॉर्थ में चला जाएगा, ये आपका चला जाएगा दक्षिणी में। तो जब भी हम बात करते हैं तो जून में यहाँ पर बड़ा दिन, दिसंबर में यहाँ पर बड़ा दिन, और सितंबर में यहाँ पर बड़ा दिन होता है, मार्च में बड़ा दिन होता है। उनकी डेट आपको कमेंट करनी है। ठीक है, याद रखिएगा। तो अगर ये पूछे कि सबसे दिन और रात बराबर कहाँ होते हैं तो आपका सिंपल सा आंसर होगा विषुवत रेखा, इक्वेटर या भूमध्य रेखा पर। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। भारत में किस प्रकार के वन का क्षेत्रफल सर्वाधिक होता है? तो भारत में सबसे ज्यादा जो है उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन क्षेत्रफल ज्यादा है। ठीक है, अच्छी तरीके से याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा थाइमीन? अब देखो इस क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चे जो है कंफ्यूज हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि बहुत सिंपल क्वेश्चन भी है और लेकिन बहुत जल्दबाजी भी अपन लोग कर देते हैं। निम्नलिखित में से थाइमीन किस विटामिन का रासायनिक नाम है? जब भी हम विटामिन बी की बात करते हैं तो हम डायरेक्ट विटामिन बी पर लगा देते हैं, नहीं, लेकिन हमें पता है कि विटामिन B1 से लेकर हम विटामिन B12 तक जाते हैं तो हम कहते हैं V1 का रासायनिक नाम होता है ना, वो होता है थाइमीन होता है, और B12 का नाम होता है साइनाकोबाल्मिन, जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है और कैंसर का इलाज भी होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ ना जाकर ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। ठीक है, तो V12 एक और हम इसके बारे में आपसे और चर्चा कर लेते हैं। कहता है कि कैंसर के उपचार के लिए कौन सा विटामिन बेस्ट है? तो V12 हो जाता है। क्या होता है? अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछे कि निम्नलिखित में से कौन सी विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, तो कोबाल्ट किस में पाया जाता है? V12 में भी पाया जाता है। इसका रासायनिक नाम क्या होता है? साइनाकोबाल्मिन। ध्यान दीजिएगा, साइनाकोबाल्मिन इस बार एग्जाम में ट्रेंड करेगा। जी हाँ, पक्का ट्रेंड करेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे तो फिलहाल क्या हो जाएगा? B1 हो जाएगा रासायनिक नाम थाइमीन का। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे, सांपों में टांगे नहीं पाई जाती हैं। टांगे नहीं पाई जाती हैं क्योंकि ये जन्म से ही लंगड़े होते हैं। बहुत अच्छी बात है, ऐसा हमने सुना है क्या?
जैव विकास में इनके टांगे समाप्त हो गई हैं। टांगों का इनके शरीर में कोई उपयोग नहीं है, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगर सर जी बात करें, हम जब भी ऐसे पार्ट्स को देखते हैं, आपने सुना होगा स्टार्टिंग में मनुष्य के भी पूंछ थी और पूंछ का जो है विलुप्त होना कहीं ना कहीं इसका कारण था। क्या कारण था, मैं आपको बताता हूं। देखिएगा, जैव विकास की अगर अब बात आई तो उसकी टांगें समाप्त हो गई। यहां पर ऑप्शन नंबर बी हो गया। ऑप्शन नंबर क्या हो गया, बी हो गया। लेकिन इसका उल्टा अगर हम देखें, रिपीटेड में देखें, तो अगर मनुष्य की जो चीज थी यानी पूंछ थी, उसका कम उपयोग हुआ और उसका कहीं ना कहीं पीढ़ी दर पीढ़ी क्या हुआ, खात्मा होता चला गया। लेकिन यहां पर क्या आंसर हो जाएगा, सांप के परिदृश्य से। सांप का परिदृश्य ये हो जाएगा, जब भी हमने जैव विकास का आपको चैप्टर पढ़ाया था सेमेस्टर एग्जाम्स में, कोई बात नहीं, आप नए हैं तो मैं फिर से पढ़ाऊंगा। जैव विकास में इनकी टांगे समाप्त हो गई। क्या रीजन था, यानी टांगे अब नहीं है, पहले थी। अच्छा, मैं एक चीज और यहां पर फिनिश करना चाहता हूं। कान नहीं होते हैं सांप के। सांप के क्या होते हैं, कान नहीं होते हैं। ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से याद रखना। और एक किंग कोबरा है। किंग कोबरा एक ऐसा सांप है जो अपना घोंसला बनाता है, और अजगर एकमात्र ऐसा सांप है जिसमें जहर नहीं होता है। ये 3 फैक्ट आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। बहुत अच्छे, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करेंगे। भारत की जलवायु परिवर्तन बोले तो NAPCC यानी बोले तो नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज पर प्रथम राष्ट्रीय क्रिया योजना कब प्रकाशित हुई। पर प्रथम राष्ट्रीय क्रिया योजना कब प्रकाशित हुई, ये आपको बता देना है। बहुत ही बढ़िया गाइस, बहुत ही बढ़िया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको देना है कि 2008 में, 2008 में, 2012 में, वर्ष 2014 में, या फिर 2015 में। जल्दी से कमेंट करेगा फटाफट, मैं आपके कमेंट्स को देखता हूं और यहां पर बहुत अच्छी तरीके से देख लेता हूं। बहुत अच्छे, बेहतरीन गाइस। तो यार अगर सिंपल सी बात करें, बात थी 30 जून की। क्या सर जी बात थी 30 जून की। और 30 जून में क्या हुआ था, 2008 को, 30 जून 2008 की बात थी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। राष्ट्रीय कार्य योजना NPCC यहां पर अंतरिम रूप दिया गया था। ठीक है, भारत की इस राष्ट्रीय योजना को पूरा जोर पर्यावरण में आ रहे बदलावों को कम करने पर किया गया था और पर्यावरण में सुधारमेंट यानी चेंजमेंट के लिए अग्रसित किया गया। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि NAPCC का फुल फॉर्म क्या है, भारत की जलवायु परिवर्तन, या इंग्लिश में ये रहा। कब आया, 30 जून 2008 में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 तो बहुत सिंपल है, उड़ा दोगे, धुआं कर दोगे बिल्कुल। तो भैया NAPCC के नाम पर इतनी नई जानकारी मिलने के लिए ठोको लाइक। बहुत बढ़िया, हर बहन हर भाई ठोक दो लाइक, और चैनल के बटन पर, सब्सक्राइब के बटन पर बैठ के एकदम से सब्सक्राइब कर लो, दब जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12, असम का प्रसिद्ध एक सींग वाला गैंडा। तो आप सिंपल जानते हो काजीरंगा की बात होती है, तो इसमें बताना ही क्या है, कहाँ है सर, काजीरंगा यानी आसाम क्षेत्र में रहता है। मुझे कोई बताएगा ये कहाँ पर है, कान्हा किसली कहाँ पर है, क्या MP क्षेत्र में है। और गिर की बात अगर करेंगे तो गिर गुजरात है, जो कौन से शेरों के लिए है, एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से याद रखिएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। 213 नंबर कह रहा है किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्य को लिया गया है। एनवायरमेंट, पॉलिटिकल एनवायरमेंट का जबरदस्त क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, USA या फिर USSR। ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन को सही तरीके से करेंगे तो चीजें बिल्कुल आसान हो जाएंगी। तो गाइज यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, USSR। सोवियत संघ, रूस की बात होती है, रशिया की बात होती है, ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा। बहुत अच्छा गाइज, बहुत बढ़िया। USA से लिया गया था आपका मौलिक अधिकार, ना कि मौलिक कर्तव्य। ठीक है, मौलिक अधिकार अलग है, मौलिक कर्तव्य अलग है, मौलिक नीति निर्देशक तत्व तो अलग है। ठीक है, याद रखना है। तो यहां पर अगर भारतीय संविधान में बात करें तो 11 मौलिक कर्तव्यों की बात होती है। बात करें क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है। जैविक घटक यानी अजैविक घटक को कहते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स की बात होती है, और अजैविक घटक को कहते हैं एबायोटिक। हम ये जानते हैं कि कहीं ना कहीं बायोटिक और एबायोटिक में फर्क ये है कि बायोटिक में सारे लिविंग थिंग्स होते हैं, जैसे पेड़ पौधे है ना, जीव जंतु, और एबायोटिक में ताप दाब परिवर्तन ये सब होता रहता है, आर्द्रता होती है, महासागर, झील, पानी, ये सब एबायोटिक में आता है। एबायोटिक में कौन सा होता है, ये कवक आपका नहीं होगा, कवक राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमसे पूछा था नहीं। ये क्या होते हैं सर जी, ये अपघटन करता होते हैं। ठीक है, कवक हुआ, जीवाणु हुआ, ये सब मिट्टी को मिलाने में काम करते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करेंगे, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है। जल्दी से बताएंगे, न्यूयॉर्क में, सिडनी में, एम्स्टर्डम में या नागासाकी में, बताएंगे फटाफट क्या हो जाएगा राइट आंसर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की बात करें तो बच्चे सर जी कह रहे हैं
क्या सर जी बच्चे कह रहे हैं? बच्चे सर जी ये कह रहे हैं कि आपका एम्स्टर्डम में हो जाएगा। एम्स्टर्डम जो पार्ट है आपका नीदरलैंड का पार्ट है। कहाँ सर है? नीदरलैंड का पार्ट है। तो दोनों क्वेश्चन याद रखना, नहीं तो आपको कि सर ने एम्स्टर्डम बताया था, नीदरलैंड आ गया एग्जाम में। तो अगर नीदरलैंड एग्जाम में ऑप्शंस में है तो नीदरलैंड मारेंगे, अगर एम्स्टर्डम है इसका शहर है तो एम्स्टर्डम मारेंगे। बहुत अच्छी तरीके से याद रखिएगा इस चीज को, बहुत अच्छी, बेहतरीन गाइस। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। किस देश में संरक्षित क्षेत्रों का सर्वोत्तम क्षेत्र है? किस देश में संरक्षित क्षेत्रों का सर्वोत्तम तंत्र है? माफी चाहेंगे, तंत्र पूछा है, क्षेत्र नहीं पूछा है। चाइना, कोस्टारिका, यूएसए या फिर स्विट्जरलैंड। देखिए जब भी हम बात करते हैं आपसे, जब भी सर्वोत्तम क्षेत्र संरक्षित क्षेत्रों की बात करते हैं तो सर्वोत्तम तंत्र मिलता है आपका स्विट्जरलैंड में। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, बेहतरीन देश स्विट्जरलैंड। और भी मामलों में बहुत ज्यादा आगे है, बहुत ही ज्यादा मामलों में आगे है। सुख और शांति के, समृद्धता देखा जाए, वन देखा जाए, है ना, तो बहुत ही, अगर देखा जाए स्विट्जरलैंड में बहुत ही ज्यादा जो है संभावनाएं हैं विकास की। तो बहुत राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगर हम बात करें कि जो है IUCN का मुख्यालय ये भी कहां पर है? स्विट्जरलैंड के ग्लैंड शहर में है, या फिर आप बताएंगे फटाफट जल्दी से बताएंगे, ग्लैंड शहर में है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा, तो राइट आंसर स्विट्जरलैंड हो जाएगा। चैनल को गाइस सब्सक्राइब कर ले, बेहतरीन स्टडी प्लान के लिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ठोको लाइक भैया। क्वेश्चन नंबर 17 बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। IUCN का मुख्यालय, हाँ जी, बच्चों का आंसर आ रहा है। तो देखिएगा अगर हम बात करते हैं, देखिएगा अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है आपसे, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से 1992 में पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित प्रथम पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में हुआ था? तो मैं आपसे ये कह सकता हूं, हाँ जी, IUCN का मुख्यालय भैया मेरे स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में हुआ। ठीक है, ग्लैंड में है। IUCN का फुल फॉर्म आपको मैंने बताया था, लेकिन IUCN काम क्या करता है? IUCN काम करता है रेड डाटा बुक को जारी करता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा। रियो डी जेनेरियो ब्राजील की बात होती है, ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 बहुत अच्छे गाइस, बहुत बड़े। यहां से आपके 3-4 क्वेश्चन क्लियर कराते हैं। जल्दी से पढ़िएगा और पढ़ के आंसर दीजिएगा, फटाफट आंसर दीजिएगा और जल्दी से फटाफट, हर बहन हर भाई, बहुत बढ़िया, धुआं धुआं करिएगा। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा हुई? हम ये जानते हैं कि राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात ये कौन लगाता है? ये राष्ट्रपति लगाता है गाइस। राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट के हाथ में होता है। और ये कहता है कि सर जी 352 हम सख्ती लगाएंगे, 4 जोड़ देंगे 356 और फिर 4 जोड़ देंगे 360 की बात होती है। तो इसमें जो होता है ना, ये होता है राष्ट्रीय आपात की बात होती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर भारत में किसी भी क्षेत्र को खतरा है, किसी अन्य वह आक्रमण युद्ध से खतरा है, तो राष्ट्रीय आपात लगता है। ठीक है, अगर इसमें 4 और जोड़ देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 56। 356 ये कहता है कि राष्ट्रपति शासन, अगर देश में खतरा होता है तो राष्ट्रीय आपात, अगर राज्यों में खतरा है, राज्यों में मतलब क्या है, राज्यों का संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है तो राष्ट्रपति शासन लगता है, तो राष्ट्रपति शासन का अनुच्छेद है 356। और अगर बात करते हैं आर्थिक स्थिति पर खतरा है तो वो लगता है वित्तीय आपात, इसमें भी 4 जोड़ देते हैं 360 हो जाता है। तो वित्तीय आपात, राष्ट्रपति शासन और राष्ट्रीय आपात। तो राष्ट्रीय आपात पूछा था तो आंसर चला जाएगा 352 के साथ। किसकी शक्तियां हैं? राष्ट्रपति की शक्तियां हैं। क्वेश्चन उड़ा, क्वेश्चन का बिल्कुल निचोड़ मिला, बिल्कुल मिला। लेकिन एक और क्वेश्चन याद रखना है, क्या अभी तक वित्तीय आपात लगा है? नहीं लगा है। क्या अभी तक वित्तीय आपात लगा है? नहीं लगा है, लेकिन हो सकता है आगे लग जाए। कोरोना जैसी महामारी के लिए मैंने एक बार और आपको बताया था, ठीक है, लेकिन वो क्वेश्चन अलग था, मैंने इस चीज को रिपीट करा था। ठीक है, तो अगर लगता है तो उस क्वेश्चन को सुधार कर लेना। पता नहीं ये वीडियो मेरे बाद में आप तक पहुंच रही हो। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करेंगे। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? तो 1970 में, 1971, 1972 या फिर 1973, 1973। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा 1972 में। बहुत बढ़िया गाइस, बेहतरीन बेहतरीन। क्वेश्चन नंबर 20, जोंक मवेशियों पर कैसा वह परजीवी होता है? यानी जो जोंक होता है ना, जोंक होता है ये मवेशियों पर, मवेशी मीन्स होता है जानवर, है ना। एक जोंक होता है, तालाबों में ज्यादातर पाया जाता है। जो बच्चे ग्रामीण इलाके से होंगे वो पता होगा, मैंने भी बहुत सारा देखा है। ठीक है, मैं भी ग्रामीण इलाके से ही बिलोंग करता हूं और बात करता हूं कि कैसा वह परजीवी होता है। तो आप याद रखिएगा, सिंपल सी बात है, ये क्या है? रक्त पिपासु है। क्या होता है? एक ऐसा परजीवी होता है जो अगर आपके शरीर पर जो है बैठ जाता है तो फिर क्या करता है, वो ब्लड को सकिंग करता है। तो ब्लड को अगर हम क्या करते हैं, पीने का काम कर लेता है। ठीक है, तो याद रखना ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। बहुत बढ़िया गाइस, बहुत अच्छे, बेहतरीन बेहतरीन। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 21 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 जल्दी से बताएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिएगा, विश्व की 25% भूमि को आच्छादित करने वाला सबसे बड़ा वन कौन सा है? उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन, मानसून वन, साइबेरिया का टैगा वन, यूरोप के शीतोष्ण कटिबंधीय वन। तो याद रखना, विश्व में पूछा है, कोई भारत में नहीं पूछ रहा है। आप गलत आंसर कर रहे हैं मेरे भाई। साइबेरिया का टैगा वन हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। 22 बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 22 बहुत सिंपल क्वेश्चन है। जी हाँ सर जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे गाइस, बहुत अच्छे। तो क्वेश्चन ये कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है आपसे, वायु में कार्बन डाइऑक्साइड, एनवायरमेंट की अगर हम बात करें, नाइट्रोजन की बात करें 78%, ठीक है। ऑक्सीजन की बात करें, देखो यहीं पर बता देता हूं, ऑक्सीजन की बात करें 78%, नाइट्रोजन की बात करें ऑक्सीजन की बात करें 21%, नाइट्रोजन की बात करें 78% और कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें 0.03%। लेकिन एक और गैस आती है बड़ी मात्रा में 0.93%, जिसको हम कहते हैं आर्गन कहते हैं। तो फिलहाल ऑप्शन नंबर 3 फर्स्ट के साथ चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 बहुत अच्छे गाइस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो गाइस यहां पर बात करते हैं, यहां पर बात करते हैं, जी हां देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकैरियोटिक जो है से संबंधित है? यहां से आपको कॉन्सेप्ट बताते हैं। देखो, जीवधारियों में दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, यूकैरियोटिक और प्राकैरियोटिक। तो यहाँ पर यूकैरियोटिक में क्या होता है? न्यूक्लियर इन्वॉल्व होता है, मतलब केंद्रक होता है, केंद्रक पाया जाता है, जिसमें डीएनए व हिस्टोन प्रोटीन के संयुक्त होने के कारण इसमें न्यूक्लियस होता है। क्लियर? लेकिन आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है। बायोलॉजी का जो हमने बनाया है प्लेलिस्ट, उसमें आपको सारी चीजें मिलेंगी। लेकिन अभी केवल क्वेश्चन कर लो। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो चला जाएगा वो नीली हरी सहवाल बच्चे कह रहे हैं सर ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। बिल्कुल बात सही है, ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। तो दो जीवधारी है, यूकैरियोटिक और प्राकैरियोटिक में दो तरीके की कोशिकाएं होती हैं। अगर क्वेश्चन पूछे कि केंद्रक किसमें होता है इन्वॉल्व, तो न्यूक्लियर जो इन्वॉल्व होता है वो यूकैरियोटिक में पाया जाता है और प्राकैरियोटिक में यहां पर इन्वॉल्व नहीं होता है। तो ब्लू ग्रीन एलगी जो है आपका प्राकैरियोटिक से संबंधित होती है। ये इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरीके से याद रखिएगा। बहुत अच्छे गाइस, बहुत बढ़िया, बेहतरीन। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। 24 जबरदस्त क्वेश्चन है आज का। 24 आपका जबरदस्त क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से मसालों में जड़ से प्राप्त होने वाला मसाला कौन सा है? निम्नलिखित में से मसालों में जड़ से प्राप्त होने वाला मसाला कौन सा है? बहुत गजब का क्वेश्चन है। तो गाइस यहां पर अगर हम बात करें, यहां पर बात करें तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बच्चे कह रहे हैं क्या ए हो जाएगा? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। ऑप्शन नंबर यहां पर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी आपका सही है। क्यों हो जाएगा? आप कहोगे सर जी आपको तो ज्ञान ही नहीं है, हल्दी होता है और मेरे खेत में भी हल्दी होती है, हम तो गांव से रिलेट करते हैं, आप मुझे क्यों बता रहे हो? अरे मेरे भाई मुझे भी पता है भाई, यू आर ग्रेट, यू आर यूनिक। लेकिन राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखो क्यों होता है, क्योंकि मेरे भाई होता तो जरूर है जमीन के नीचे, लेकिन इसका जो भाग है ना वो स्टेम से प्राप्त होता है। हम जड़ नहीं कह सकते हैं, तना से प्राप्त होता है। इसलिए आज तक का परीक्षाओं में सबसे जबरदस्त क्वेश्चन रहा है ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। और ऐसे ही क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है और बच्चे हमेशा हल्दी को लगा कर आते हैं। आप भी सोचो, आप कहोगे सर हल्दी हो जाएगा, है ना? जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि हल्दी को हम तना के रूप में लेते हैं, इसलिए जड़ का ऑप्शन खत्म हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, अन्य मृत जंतुओं पर निर्वाह करने वाले प्राणी को हम क्या कहते हैं? पैरासाइट, डीकंपोजर और स्क्वेंजर और ओमनीवोर। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी हम बात करते हैं तो बच्चे यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी लगा कर आते हैं। नहीं, आपको क्या लगाना है? आपको लगाना है स्क्वेंजर लगाना है। जब भी हम बात करते हैं उत्पादक और उपभोक्ता को खत्म करने का काम करते हैं, तब हम लगाते हैं अपघटनकर्ता, ठीक है? लेकिन फिलहाल ऑप्शन नंबर क्या चला जाएगा? सी के साथ चला जाएगा। बेहतरीन गाइस, बेहतरीन। 26 देखेंगे, 26 देखेंगे। अब हम चलेंगे पेडागोजी के क्वेश्चंस भी लेने वाले हैं, ठीक है? 26 देख लेंगे पहले। पत्तियों द्वारा बनाया गया भोजन पौधों में किस रूप में संचित होता है? पत्तियों द्वारा बनाया गया भोजन पौधों में किस रूप में संचित होता है? ग्लूकोज, सरल शर्करा, ग्लूकोज तथा सरल शर्करा, हरे वर्णक के रूप में। अब देखिएगा, अगर हम बात करते हैं इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। पत्तियों में अगर पूछे क्वेश्चन में क्या होता है, पत्तियों में मैग्नीशियम पाया जाता है। मनुष्य में क्या होता है? मनुष्य में Fe यानी लौह तत्व पाया जाता है। क्लोरोफिल की वजह से ये जो है हरी पत्तियां रहती हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। पेडागोजी क्वेश्चन 27 से 30 करेंगे, ध्यान दीजिएगा। कक्षा में प्रजातांत्रिक पर्यावरण की प्रमुख भूमिका है। विद्यार्थी के बहुमुखी विकास, व्यक्तित्व का विकास करना, विद्यार्थियों में अपेक्षित अभिवृत्तियों का विकास करना,
ए तथा बी दोनों या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। सिंपल सी बात है कि प्रजातांत्रिक पर्यावरण एनवायरनमेंट की भूमिका आप ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे, क्योंकि आपके ऑप्शन नंबर पहला और ऑप्शन नंबर दूसरा ये दोनों सकारात्मक हैं, तो सकारात्मक आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है, बड़ा ही अच्छा और टेक्निकल क्वेश्चन है। कहता है एनवायरनमेंट का जो शिक्षण संदर्भ है, यानी अगर हम बात करें पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के संदर्भ में राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा बोले तो नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क यानी एनसीएफ 2005 निम्नलिखित में से किसे प्रस्तावित नहीं करती है। इस चीज को अच्छी तरीके से देखना, नहीं करती है बच्चों के अनुभव और संदर्भों से जोड़ना, हस्तपरक क्रियाकलाप, तकनीक शब्दावली से परिचित कराना या विषय अनुसार उपागम। तो राइट आंसर क्या चला जाएगा बच्चों, यहां पर सिंपल सी बात करें तो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा। तकनीक शब्दावली से परिचित कराना यहां पर एनसीएफ 2005 ये नहीं कहता है। एनसीएफ 2005 ये कहता है कि बच्चों को अनुभव से जोड़िएगा, हस्तपरक क्रियाकलाप करके सीखने पर बल दीजिएगा, विषय अनुसार उपागम दीजिएगा, बच्चे को केंद्र में रखिएगा और बच्चे को विद्यालय के बाहर के वातावरण से जोड़िएगा। रटने पर प्रबल नहीं दिया गया है, ना ही तकनीक शब्दावली से परिचित कराना, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करेंगे, सही तरीके से देखिएगा। कक्षा 5 के शिक्षक के रूप में आप ईंधन के संरक्षण प्रकरण को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किस संसाधन का उपयोग सर्वश्रेष्ठ पाते हैं। तो गाइस यहां पर बात करेंगे कक्षा 5 के शिक्षक के रूप में आप ईंधन के संरक्षण प्रकरण को पढ़ाना चाहते हैं। अब ईंधन के तरीके से कैसे बचाव करें, किस तरीके को हम बच्चे के दिमाग में सेट करें कि ईंधन को कैसे बचाना है, क्या जरूरी है हमारे डेली लाइफ में, ईंधन कितना हमारा जीवन में जरूरी है, आगे क्या क्या हमारे पास समस्याएं आ सकती हैं, ठीक है ना, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी। तो इसको हम कैसे, सुंदर पुस्तकों के द्वारा गलत बात, पाठ्य पुस्तकों के द्वारा तो अगर समझाना होता तो पहले ही बच्चों के पास बहुत सारी पाठ्य पुस्तकें हैं। समाचार पत्र और पोस्टर, समाचार पत्र अगर किसी इलाके में किसी समाज में ना हो तो फिर क्या करेंगे, हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट विधि है शिक्षक के पास वो है पोस्टर विधि। क्या है, ऑप्शन नंबर क्या चला जाएगा, बी के साथ चला जाएगा। जरूरी नहीं है हर विद्यालय में समाचार पत्र का होना। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ सबसे अच्छा चला जाएगा। अच्छा, समाचार पत्र क्यों नहीं लिया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि ईंधन का संरक्षण नहीं हो सकता इससे। ये तो भाई ईंधन का बहुत ही बुरा प्रभाव डालेगा, क्योंकि आप समझ रहे होगे कि अगर पेड़ों को, देखो आप कहोगे कि सर जी गलत आंसर बता रहे हो, देखो सी आंसर इसलिए नहीं होगा, आंसर बी इसलिए हो जाएगा, क्योंकि सी आंसर इसलिए नहीं होगा मेरे भाई कि समाचार पत्र जो है ना वो पेड़ पौधों को काटने से ही बनता है, क्योंकि लकड़ी से ही आपका क्या बनता है सर, कागज बनता है। इसलिए सबसे नेगेटिव आंसर तो यही जाएगा, तो इसलिए तो हो ही नहीं सकता। तो सबसे अच्छा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे, बहुत बढ़िया गाइस, उड़ाइएगा क्वेश्चन को, ठोको लाइक, एकदम से जबरदस्त ठोको लाइक। हर बहन हर भाई नया है इस वीडियो पर, बिल्कुल हम आपका भरोसा जीत लेंगे। हो सकता है आप भरोसा ना करो, लेकिन टेंशन मत लो, सिलेक्शन आपके मुट्ठी में कर देंगे आने वाले 1 साल में। टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, आपका परिवार बिल्कुल यूं ही मुस्कुराएगा। क्वेश्चन नंबर 30, अपने परिवार की स्वच्छता और शुद्धता का मूल्यांकन करना प्रमुख उद्देश्य है। ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करें अपने पर्यावरण के स्वच्छता और शुद्धता का मूल्यांकन करना प्रमुख उद्देश्य है संज्ञानात्मक क्षेत्र का, भावनात्मक क्षेत्र का, मनोकार्यात्मक क्षेत्र का, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें यार सिंपल सा आंसर अगर देखें तो बच्चे कह रहे हैं सर जी अपने पर्यावरण की स्वच्छता और शुद्धता का मूल्यांकन करना क्या है, ये आपका संज्ञानात्मक मेंटल की बात नहीं सर जी, यहाँ पर ये भी बात नहीं होगी। मनोकार्यात्मक क्षेत्र, भैया मनोकार्यात्मक हर क्वेश्चन में लगाओगे क्या, नहीं, ये भावनात्मक क्षेत्र का है। आपके इमोशंस की यहाँ पर तुलना करी जाती है कि भाई आप किस तरीके का काम करते हो, क्या स्वच्छता के बारे में, किस तरीके का शुद्धता के बारे में क्या अपनाते हो, क्या नहीं है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। बहुत ही गलत बात है, आप ऑप्शन नंबर सी लगा रहे हो अभी तक, बहुत ही गलत बात है। अच्छा मुझे ये बताओ, क्या आपका स्कोर 15 के ऊपर हुआ है या 20 के समथिंग ऊपर हुआ है, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका स्कोर आने वाली वीडियो में बहुत बेहतर जाएगा। अच्छा, त्रुटियां अधिगम का हिस्सा होती हैं, तो आप गलती नहीं करोगे तो सीखोगे कैसे। अब बच्चों का मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कि गलती एग्जाम क्वेश्चन वीडियो देख रहे हैं और 4-5 क्वेश्चन गलत होना स्टार्ट करें, बोले मूड खराब हो गया यार वीडियो छोड़ देंगे, है ना। अरे सर जी ऐसा थोड़ी ना होता।